पॉइंट नंबर डी करते हैं। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। डिविडेंड दो तरह के होते हैं, प्रपोज्ड और फाइनल। पहले हमने डिस्कस किया है चीज़, कुछ याद है आप लोगों को? प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। क्या हमने ये चीज़ पहले डिस्कस करी है? सर नो। नहीं करी है नो डिस्कस, ओके ठीक है। सो पेमेंट ऑफ फाइनल सर। डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ये एक ट्रांजैक्शन है, इसका इम्पैक्ट हमें करंट रेशियो पे बताना है। फाइनल डिविडेंड जो पहले डिक्लेयर किया जा चुका है उसे यहाँ पर पेमेंट किया गया है। देखिए डिविडेंड का क्या सिस्टम होता है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा, कि प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब दो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो मेन कंपनी के जो मालिक हैं ये शेयर होल्डर्स हैं। डायरेक्टर्स हैं जिनको काम करने के लिए रखा गया है, तो दिस इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम है कि भाई रोज़ का सारा कंपनी के डिसीजंस वगैरह लेना, कितना डिविडेंड बांटना है, इस चीज़ को डिसाइड करना है। लेकिन वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसका अप्रूवल शेयर होल्डर्स करेंगे। सो जब डिविडेंड की बात आती है तो प्रपोज तो करते हैं डायरेक्टर्स और उसको अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स। प्रपोज मतलब मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 100 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, अब इसमें से कुछ पैसा रिजर्व्स में रखेंगे, कुछ पैसा डिविडेंड में देंगे। तो कितना पैसा डिविडेंड में देना है इस चीज़ का प्रपोजल डायरेक्टर्स करते हैं। तो जब डायरेक्टर्स ये प्रपोजल करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड। अभी ये सिर्फ प्रपोजल है, हो सकता है कि शेयर होल्डर यहाँ पे मना कर दे, हो सकता है शेयर होल्डर मना कर दे कि भाई ये डिविडेंड का पेमेंट नहीं करना। तो प्रपोज डिविडेंड जब तक डायरेक्टर ने प्रपोज किया है डिविडेंड, तब तक ये कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनती है। प्रपोज डिविडेंड इज़ नॉट अ लाइबिलिटी। तो इसकी कोई प्रपोज डिविडेंड की हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं डालते। जब डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे, सॉरी शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे, उसके बाद फिर डिविडेंड का पेमेंट किया जा सकता है, उसकी लाइबिलिटी बुक करी जा सकती है। तो मान लीजिए डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया ₹2 पर शेयर, हर शेयर पे 2 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। अगर शेयर होल्डर्स ने इसको अप्रूव कर दिया, अगर शेयर होल्डर्स ने इसको अप्रूव कर दिया, उसके बाद फिर कंपनी क्या करती है, डिक्लेयर कर देती है सबको, सारे शेयर होल्डर्स को, भाई हाँ सबको डिविडेंड मिलेगा। देन इट बिकम्स डिक्लेयर्ड। तो जो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर किया जा चुका है। डिक्लेयर हो गया मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल हो गया था। डिक्लेयर हो गया मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल हो गया था। शेयर होल्डर का अप्रूवल हो गया था तो क्या बन गया था हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डिविडेंड पेएबल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बन गया वो, डिविडेंड पेएबल। ये एक लाइबिलिटी है, इसकी एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डल जाती है, डिविडेंड पेएबल विच इज़ अ लाइबिलिटी। डिविडेंड पेएबल कहाँ आता है लाइबिलिटीज़ में, देखें ज़रा, करंट लाइबिलिटीज़ में आता है अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मतलब अभी हमने इसका पेमेंट नहीं किया है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। जब इसका पेमेंट कर देंगे हम तो क्या एंट्री डलेगी, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिविडेंड पेएबल एक करंट लाइबिलिटी है, रिड्यूस हो जाएगी। बैंक एक करंट एसेट है, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। हम शुरू में अज्यूम करके चल रहे हैं 10:5 का, 10:5 का रेशियो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन ने मुझे करंट रेशियो 2:1 का दिया था। 2:1 को दिया तो मैंने उसको एक छोटा सा नंबर बना लिया 10:5। अब हर ट्रांजैक्शन 1 रुपये का मान के और हम इसको इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, हर ट्रांजैक्शन 1 रुपये का। तो यहाँ पर हमने डिविडेंड 1 रुपये का अगर पे करेंगे तो CL भी रिड्यूस करना है, CA भी रिड्यूस करना है।
₹10 घट के ₹9 रह जाएंगे, ₹5 डिनोमिनेटर जो है घट के ₹4 रह जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 2.25:1 आएगा। ओरिजिनली 2 था, 2:1, अभी 2.25:1 हो गया, विच मीन्स करेंट रेशियो विल इंक्रीज। करेंट रेशियो हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो ये तरीका इनको करने का, मे बी कुछ जैसे आप 3-4 बार करोगे तो आपको वैसे याद ही हो जाए कि बिल्स पेबल डिस्चार्ज है जैसे, तो करेंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है तो उसका क्विक रेशियो पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख भी सकते हो। अदरवाइज़ ये मेथड मैंने आपको बताया, इससे आपका 100% सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। आपने सामान खरीदा, उधार पे खरीदा, क्रेडिट पे परचेज किया है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। जर्नल एंट्री, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कल भी हमने इसका पॉइंट किया था एक, नहीं इसका पॉइंट नहीं आया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, स्टॉक हमने खरीदा, स्टॉक इज़ एन असेट, करेंट असेट है, इंक्रीज हो गया। क्रेडिटर इज़ अ करेंट लाइबिलिटी, ये भी इंक्रीज हो गया। तो करेंट असेट करेंट लाइबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन हम ₹1 का अज्यूम करेंगे, ₹1 का। तो 10:5 था, करेंट असेट ₹1 से बढ़ जाएगा, करेंट लाइबिलिटी ₹1 से बढ़ जाएगा, 11:6 हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.83:1 आएगा। सो करेंट रेशियो विल डिक्रीज। करेंट रेशियो आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। पहले 2:1 था, अभी आपका यहाँ पे 1.83:1 हो गया है। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड। पॉइंट सी में तो क्या था कि बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किया था। उसकी जर्नल एंट्री हमने कल डाली थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये हमने एंट्री कल डाली थी, BR एंडोर्स टू क्रेडिटर की। अब आज क्या ट्रांजैक्शन दे दिया, BR एंडोर्स टू क्रेडिटर इज डिसऑनर्ड, ये डिसऑनर हो गया। तो इसका हमने कल एक ऊपर चार्ट बनाया था, देखें ज़रा ऊपर, अभी है, यस ये है यहाँ पे। हम मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी से हमें 10,000 रुपये लेने थे, मिस्टर बी से हमें 10,000 रुपये लेने थे। तो हमारे पास में एक बिल्स रिसीवेबल था यहाँ पे। जब भी ड्यू डेट आएगी बिल्स रिसीवेबल की 2 महीने या 3 महीने बाद, तब मिस्टर बी से हमें 10,000 रुपये मिलेंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, मिस्टर सी हमारा क्रेडिटर है, हमें मिस्टर सी को 10,000 रुपये देने थे, हमें मिस्टर सी को 10,000 रुपये देने थे। तो मिस्टर बी से मैं पैसा लेऊँगा, मिस्टर सी को मैं 10,000 रुपये दूंगा। तो हमने देखा भाई मैं इससे लूँगा फिर उसको दूंगा, इससे बढ़िया क्या करा, जो बिल्स रिसीवेबल था वो बिल्स रिसीवेबल हमने मिस्टर सी को दे दिया कि भाई ये बिल्स रिसीवेबल आप रख लो। मिस्टर बी सीधा ही आपको पैसा दे देंगे, मिस्टर बी जो है वो सीधा आपको पैसा दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। हमने एंडोर्स किया बिल्स रिसीवेबल मिस्टर सी को। अब मिस्टर बी ड्यू डेट पे पैसा मिस्टर सी को देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, मेरा क्रेडिटर ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मुझे मिस्टर सी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि मिस्टर सी को पैसा सीधा मिस्टर बी से मिल जाएगा। मेरा क्रेडिटर ख़त्म हो गया और बिल्स रिसीवेबल पे मेरे पास से चला गया जो कि मेरा एसेट था। तो हमने एंट्री डाली इसकी कल, क्रेडिटर अकाउंट टू BR इज़ एन एसेट, एसेट रिड्यूस हो गया तो ये क्रेडिट हो गया, और क्रेडिटर जो है था लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हुआ तो ये डेबिट हो गया। ये एंट्री हमने कल इसकी डाली थी। अब आज क्या हुआ, ये एंडोर्समेंट जो है डिसऑनर हो गया। ये डिसऑनर हो गया मतलब ड्यू डेट पे मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में पैसे देने से मना कर दिया। ड्यू डेट पे मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में पैसा देने से मना कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया। तो
अब क्या होगा, पैसा देने मना होते मिस्टर सी हमारे पास आ जाएंगे, भाई मेरे को पैसा नहीं मिला आप दो, मुझे मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया आप दीजिए। सो इसका इम्पैक्ट क्या है, मेरा क्रेडिटर वापस क्रिएट होएगा। तो मेरा क्रेडिटर यहाँ पे टू क्रेडिटर मेरा यहाँ पे वापस से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब मिस्टर सी को पैसा देना है। और क्या होगा, मुझे पैसा लेना है मिस्टर बी से। पहले तो मुझे बिल्स रिसीवेबल मिल गया था तो मैंने डेटर को हटा दिया था, लेकिन अब मैं वापस से मिस्टर बी को डेटर बना दूंगा, मैं वापस से मिस्टर बी को डेटर बना दूंगा। ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड बट डिसऑनर्ड की, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड बट डिसऑनर्ड की। ये आपका डेटर्स टू क्रेडिटर्स हो गया। यही एंट्री हमने यहाँ लिखी है, डेटर्स टू क्रेडिटर्स। तो ये जर्नल एंट्री आपको याद होनी चाहिए अगर ये ट्रांजैक्शन आपके आता है एग्जाम में। पॉइंट नंबर एफ, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर इज डिसऑनर्ड। अब एंट्री आ गई, अब जानना आसान है। डेटर एक करंट एसेट है, इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर एक करंट लाइबिलिटी है, भी इंक्रीज हो गया, दोनों चीज़ इंक्रीज हो रही है। हर एक एग्जाम्पल हम 1 रुपी का अज्यूम कर रहे हैं। तो 10:5 मेरा बन गया, 10 + 1 11, 5 + 1 6, 11:6, विच बिकम्स 1.83:1। तो करेंट रेशियो यहाँ पर 2:1 से 1.83:1 हो गया, तो इट हैज़ डिक्रीज्ड। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, करेंट रेशियो विल डिक्रीज ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। किसी को कुछ डाउट इस ट्रांजैक्शन में? पॉइंट नंबर एफ, रिमी कुछ डाउट? नो सर। ओके, श्रेया को कुछ डाउट? नो सर। ओके, वाणी कल आपने इंक्रीज डिक्रीज का ये थोड़ा सा मिस किया था, शायद आप लास्ट में नहीं थे। सो इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो 2:1 जो रेशियो हमें दिया गया है एग्जिस्टिंग करेंट रेशियो, इसे हमने थोड़ा सा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो हमने इसको 10:5 बना दिया, इसको हमने 10:5 बना दिया। अब हर एक ट्रांजैक्शन को हम 1 रुपी का अज्यूम करके देखेंगे कि करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी में रिडक्शन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम इसका करेंट रेशियो वापस से कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आया वाणी? यस सर। ओके, क्योंकि हमें इंक्रीज डिक्रीज देखना है कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो। अगर आपको वैसे ही रटा हुआ है, भाई 4-5 बार क्वेश्चन कर लिया, तो सीधा एग्जाम में आप लिख सकते हो कि भाई इंप्रूव होगा या डिक्रीज होगा। पर क्या होता है कि सिर्फ इम्प्रूव लिख दोगे, मान लीजिए कैश पेड टू ट्रेड पेबल से, इस पे आप सिर्फ इम्प्रूव लिख दोगे तो हो सकता है कि टीचर आपके थोड़े मार्क्स काट ले। तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा साथ में कि बिकॉज कैश पेड विल रिड्यूस माई कैश, ट्रेड पेबल्स विल रिड्यूस माई ट्रेड पेबल्स, सो करेंट लाइबिलिटीज़ विल रिड्यूस, करेंट एसेट्स विल रिड्यूस। फिर आप लिख दो कि भाई इसलिए इम्प्रूव होगा, इसलिए डिक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा। ये वाली जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, ये आपको एग्ज़ाम में लिखो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो भी इसको बनाना वहाँ ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट ये एक्सप्लेन आपको करना चाहिए, जर्नल एंट्री ये है, करंट इस ट्रांजैक्शन में करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इतना एक लाइन में आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर अपना रिजल्ट लिखना चाहिए, हैंस करंट रेशियो विल इंक्रीज या करंट रेशियो विल डिक्रीज। और अगर आप ऐसे कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन करें तो नथिंग लाइक इट, ये सबसे बेस्ट चीज़ होगी। चलिए पॉइंट नंबर जी पे आ जाते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। तो अभी पॉइंट ई किया था, पॉइंट जी भी सेम है, वहाँ पे क्रेडिट पे था, यहाँ पे कैश में है। सो स्टॉक इन ट्रेड को हमने कैश में परचेज किया, स्टॉक हमारे पास आया, असेट इंक्रीज हो गया, करंट एसेट्स मेरे यहाँ पे इंक्रीज हो गए। कैश करंट एसेट होता है, वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया क्योंकि कैश मेरे पास से चला गया है। अब करंट एसेट ही इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट ही डिक्रीज हो रहा है, तो 10:5 10:5 ही रहेगा, क्योंकि नीचे करंट लाइबिलिटी में तो कुछ हुआ ही नहीं, 5 तो 5 ही रहेगा। 10 में क्या होगा, +1 -1, तो 10 ही रह जाएगा। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। करंट एसेट इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, सो देयर इज़ नो इम्पैक्ट, नो चेंज इन करंट रेशियो। करंट रेशियो में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर ट्रांजैक्शन के दोनों लेग करंट एसेट को ही इम्पैक्ट कर रहे हैं, या ट्रांजैक्शन के दोनों लेग सिर्फ
करंट लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो रेशियो आपका सेम ही रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं आता। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर एच, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। इसकी जर्नल एंट्री कौन बताएगा? पॉइंट एच, पॉइंट नंबर एच की जर्नल एंट्री कौन बता सकता है? Cash account debit to fixed asset account. कितने अमाउंट से? 45,000. हाँ. कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट 45,000, बट फिक्स्ड असेट तो 50,000 का है। सर वो बुक वैल्यू है. हाँ, तो बुक वैल्यू को ही तो हम हटाएंगे ना भैया, फिक्स्ड असेट मेरे बुक में से चला जाएगा। अब फिक्स्ड असेट चला गया, असेट रिड्यूस हो गए, तो असेट कितने का रिड्यूस हुआ? 50,000 का रिड्यूस हुआ। आपकी एंट्री ठीक है, गलत नहीं है आपकी एंट्री, बट उसमें थोड़ा और भी चीज़ आएगी। सर 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा? लॉस हो रहा है 5,000 का. लॉस होएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे होएगा? 50,000 रुपये की चीज़ आपने 45,000 में बेची है, ओके, नो सर, डिस्काउंट मतलब लॉस लॉस हो होगा। जाएगा, ठीक है ना। तो लॉस हो जाता है तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सारे लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री डालेंगे इसकी? कैश अकाउंट, पीएनएल में चला जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मिले हमें? 45,000 रुपये मिले। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, 5,000 का लॉस हो गया, टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट 50,000। फिक्स्ड असेट 50,000 का हमारे यहाँ से चला गया, कैश 45,000 का हमें मिल गया, 5,000 का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट भी लिख सकते हो या फिर P&L अकाउंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट अल्टीमेटली क्लोजिंग एंट्री में P&L अकाउंट में ही जाएगा। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। कैश इज़ करेंट असेट, ये करेंट असेट है, ये तो कुछ है ही नहीं असेट वसेट। फिक्स्ड असेट हमारा फिक्स्ड असेट है, तो सिर्फ करेंट असेट इंक्रीज़ हो रहा है, करेंट लाइबिलिटी इसमें कहीं इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा, ओनली करेंट असेट इज़ इंक्रीजिंग। तो जब करेंट असेट इंक्रीज़ होता है तो जैसे 10:5 हमने लिया था, 1 रुपया बढ़ा के देख लिया 11:5, तो 2.2 हो गया 2 से, तो करेंट रेशियो विल इंक्रीज़, करेंट रेशियो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। 45,000 50,000 जो दिया हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज जानने के लिए इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, वैसे सिर्फ जर्नल एंट्री के लिए था ये कि भाई P&L अकाउंट में यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं। पॉइंट आई, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 60,000। इसकी जर्नल एंट्री बताइए। Cash account debit. ओके, कैश अकाउंट, Profit on sale of fixed asset account debit to fixed asset No, sir. account. Um, 60,000, 10,000. 60,000 सर कैश अकाउंट डेबिट टू सोचिए फिक्स एंट्री क्या असेट होगी। अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। हाँ, सर इनमें प्रॉफिट अगर है तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि ऑल गेन्स और इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है। जो खर्चे होते हैं हमारे वो डेबिट होते हैं, प्रॉफिट्स गेन्स हमारे क्रेडिट होते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे? एंट्री विल बी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी आप ले लीजिए, डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी एंट्री यहाँ पर होगी। तो सिर्फ करेंट एसेट के ऊपर इम्पैक्ट है बैंक पे, बाकी फिक्स्ड एसेट तो नॉन करेंट होता है, P&L अकाउंट बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। सो 60 यहाँ पर आ गया, मतलब करेंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। तो 10 की जगह हमने 11 करके देख लिया, 2.2 आ गया, सो करेंट रेशियो विल इंक्रीज। ये हमारा यहाँ पर इंक्रीज आंसर हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन 15 हो गया। इसे ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट मैं 1 मिनट का एक बार ब्रेक ले रहा हूँ। जब